Good morning, students. In today's class, we learn about the mechanism of multiplier, how multiplier works, what are the uses of multiplier, and what are the leakages, and we try to see the diagrammatic presentations of multiplier. And in the fourth part of video, we try to test our knowledge, and in the last part of video, we revise the basic terms of determination of income and employment because this lesson is more important एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह लेसन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लेसन से प्रति वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें एक क्वेश्चन जो होता है 6 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का और दो क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं. In the last video, already we know about the multiplier. What is multiplier? Multiplier defined as the ratio change in income due to change in investment. ये जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट था, वन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था R.F. काहन. इन्होंने इसे 1931 में डिफाइन किया था एज ए एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के रूप में. लेकिन इसके बाद में जॉन मेनार्ड केन्स ने क्या किया, इसे रीडिफाइन किया एज ए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के रूप में और इसे उन्होंने अपनी थ्योरी जनरल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में यूज किया. तो एक चीज हमें ये पता है कि जो मल्टीप्लायर होता है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है, वो किस चीज को बताता है? रेशियो को बताता है चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इनकम में होने वाले परिवर्तन को बताता है जो किसके कारण से होता है? इन्वेस्टमेंट में चेंज होने के कारण. यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मेन जो थीम है वो ये बताता है हमें कि हमारे इनकम में जो परिवर्तन होता है वो इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन होने के कारण होता है. ये देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब भी हम लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करते हैं तो वो हमारे द्वारा इन्वेस्टमेंट में किया जाने वाला वृद्धि जो होता है किसी दूसरे पर्सन को इनकम के रूप में प्राप्त होती है. यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट पे खर्च किया जाता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को एज ए इनकम के रूप में प्राप्त होता है. जब वो इनकम के रूप में प्राप्त होता है तो जिस व्यक्ति को इनकम के रूप में प्राप्त होता है वो व्यक्ति भी अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे यानी अपने कंजम्पशन पे खर्च करता है. इस प्रकार से पुनः वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करता है उसके ऑनर के इनकम में पुनः वृद्धि होती है और ये प्रक्रिया हमारे अर्थव्यवस्था में सदैव चलते रहती है. और यह कब तक चलती रहती है? जब तक कि जो इनिशियली हमने जो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि किया है उसके बराबर जो मुद्रा होती है, जो हमने इनिशियली डिपॉजिट जो किया, इनिशियली हमने जो इन्वेस्टमेंट में डाला, इन्वेस्टमेंट के रूप में इकोनॉमी में डाला, उतनी सेविंग जब तक से न कर ली जाए. तो यानी कि डेल आई जो होता है, जब डेल एस के बराबर हो जाता है तो ये हमारा एक जो चैन है वहीं जाकर के रुक जाता है और जो हमारा इनकम में कितना वृद्धि होगा ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के वैल्यू पे डिपेंड करता है. चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल और शेड्यूल की हेल्प से समझने का प्रयास करेंगे. देखिए, पहले हमने बोला कि हम लोग इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं? चेंज इन इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन करते हैं. जो भी हम इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन करेंगे या इन्वेस्टमेंट के जरिए हम लोग जो भी चीज परचेज करेंगे, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज को जो हम परचेज करते हैं तो उसके जिस गुड्स को हम लोग परचेज कर रहे हैं उसके ऑनर को क्या होती है? इनकम की प्राप्ति होती है. और जब उनके इनकम की प्राप्ति होती है यानी कि उनके इनकम में चेंजेस होते हैं तो वो भी अपने कंजम्पशन में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं. देखिए, वो अपने कंजम्पशन में जब वृद्धि कर रहे हैं तो इस प्रकार से पुनः जब वो किसी चीज को, जैसे मान लीजिए
जिससे हमने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा, उनके इनकम में वृद्धि होने के पास वो भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज को अब खरीद रहे हैं नेक्स्ट स्टेज में, तो वो भी किसी न किसी के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो लास्टली वो चल करके हमारे राष्ट्र के क्या करता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, और ये चेन आगे तक चलते रहता है। फिर इसके बाद में चलिए हम लोग इसे एक इमेजिनरी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं और शेड्यूल लेते हैं, जिसके हेल्प से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या हम लोग कुछ एजम्पशन से ले लेते हैं पहले, कि मान लेते हैं कि हम आरंभ में बिगिनिंग में 1000 रुपीज एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में इकोनॉमी में डालते हैं, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो वैल्यू है वो 0.8 जो है दिया हुआ है। इसके बेसिस पे हम लोग जो किस प्रकार से हमारा मल्टीप्लायर जो है वर्क करता है इसे हम लोग समझेंगे। लेकिन जो मल्टीप्लायर मैकेनिज्म का जो मेन थीम है इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, और वो है कि एक व्यक्ति की जो इनकम होती है वो दूसरे व्यक्ति की क्या होती है, एक्सपेंसेज होती है। मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा जो खर्च किया जाता है वो दूसरे व्यक्ति को इनकम के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रिंसिपल पे हमारा जो है क्या है, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म वर्क करता है। जैसे देखिए प्रारंभ में हमने इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन किया, ये इन्वेस्टमेंट में जो परिवर्तन है इनकम में परिवर्तन लाता है। किसके, जहां हमने एज ए खर्च किया, एक इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी चीजें हमने परचेज किया, वो तो जो इनकम हम लोग डाल रहे हैं, वो कोई भी गुड्स और सर्विसेज हम जो खरीद रहे हैं वो तो किसी न किसी का होगा, यानी कि कोई ना कोई तो उसका प्रोड्यूसर्स होगा। तो जो उसके प्रोड्यूसर्स होंगे उनके इनकम में, ये येलो कलर में देखिए, उनके इनकम में परिवर्तन हो जाता है। जब उस व्यक्ति की इनकम में, जो प्रोड्यूसर्स है उसके इनकम में परिवर्तन हो जाता है, तो वो भी आगे चल करके मुझे और ज्यादा प्रॉफिट हो, और वो चाहता है कि हम और अपना इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि वो भी अपने खर्चे में वृद्धि करता है, एक्सपेंसेस में वृद्धि करता है। तो जब वो अपने एक्सपेंसेस में वृद्धि करता है तो यह क्रम जो है फिर आगे की ओर कंटिन्यू होते जाता है, और इस प्रकार से हमारा जो है राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होते जाता है। इसी आइडियाज पे, इसी प्रिंसिपल पे हमारा जो है मल्टीप्लायर वर्क करता है, और ये आगे तक चलते रहता है। चलिए अब हम अपने एजम्पशंस, जो कि हमने लिया है कि हमने आरंभ में 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू जो है 0.8 दिया हुआ है। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक टेबल को ले लेते हैं, और उस टेबल के बेसिस पे हम लोग मल्टीप्लायर मैकेनिज्म को समझेंगे कि मल्टीप्लायर मैकेनिज्म किस प्रकार से वर्क करता है। यहां देखिए हमने 5 कॉलम लिया है। 5 कॉलम में फर्स्ट कॉलम में हमने राउंड को बताया है, सेकेंड वाले में हमने इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट को बताया है, थर्ड वाले में हमने इंक्रीज इन इनकम को, फोर्थ वाले में इंक्रीज इन कंजम्पशन को, और फिफ्थ वाले में हमने लीकेजेस, सेविंग को की बात की है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जो भी हमें इनकम की प्राप्ति होती है उसे या तो हम कंज्यूम करते हैं या तो सेव करते हैं, और जो भी हमारी सेविंग होती है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में एज ए लीकेजेस के रूप में समझी जाती है। वो हमारे इकोनॉमी के साइज को, लीकेजेस जो होती है क्या करते रहती है, रिड्यूस करते रहती है, घटाते रहती है। चलिए आगे हम देखते हैं राउंड 1 में, जैसा कि हमने ये पहले ही हम ये मान चुके हैं कि हम 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में, 1000 रुपीज हम डाल रहे हैं। 1000 रुपीज डालने का मतलब ये है कि हमने ये 1000 रुपीज डाला, इन्वेस्ट किया, तो ये 1000 रुपीज जो है, इस 1000 रुपीज से हमने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया, तो उसके ऑनर को 1000 रुपीज के इक्वल, जो भी हमने इस 1000 रुपीज से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं वो तो किसी का न किसी का होगा, किसी का न किसी का प्रोडक्ट होगा। तो जो भी मतलब कि हमारे गुड्स का ऑनर है या प्रोड्यूसर्स है, उसके इनकम में देखिए 1000 रुपीज का वृद्धि हो गया। अब उस व्यक्ति के इनकम में जब 1000 रुपीज की वृद्धि हो गई, यानी कि हमारे जो गुड्स एंड जो सर्विसेज जिसको हमने परचेज किया है उसके ऑनर के इनकम में 1000 रुपीज की जब वृद्धि हो गई, और हमने यहाँ एक चीज और माना हुआ है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है 0.8 है, यानी कि 80% वो क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो 1000 रुपीज का 80% आप कैलकुलेट करिएगा, 800 देखिए हमारा आ जाएगा। 800 कंज्यूम किया
और 200 उसने क्या कर दिया, सर्कुलेशन से बाहर कर दिया, एज ए लीकेजेस के रूप में वो निकल गया और वो कहाँ चला गया, सेविंग के रूप में चला गया उसके पास। यानी कि ये इडिल मनी हो गई, इसका हमारे इकोनॉमी के ये में ग्रोथ में इडिल मनी के रूप में ये पड़ी रहती है, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाती नहीं है, इसलिए हम लोग इसे एक लीकेजेज या रिसाव बोलते हैं। अब देखिए ये जो 800 रुपीज जो कंज्यूम किया हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऑनर ने, तो हमने ये शुरू में ही देखा था कि एक व्यक्ति की जो खर्च होता है दूसरे व्यक्ति का वो क्या हो जाता है, इनकम होता है। तो ये 800 रुपीज जो खर्च कर रहा है ये सेकेंड राउंड में जाकर के इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 800 रुपीज के रूप में। और फिर जब ये 800 रुपीज जो हुआ, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऑनर या प्रोड्यूसर्स हैं उनके इनकम में जब इतनी वृद्धि हुई तो वो अब क्या करेंगे, वो भी इसे दो पार्ट में या कुछ इसका कंजम्पशन में यूज करेंगे और कुछ सेविंग में। तो हमने आगे ही एजम्पशंस ले रखा है कि एमपीसी हमारा फिक्स्ड है वो 0.8 है। अब 800 का 80% उन्होंने खर्च किया जो कि 640 रुपए हुए और बाकी जो है वो सेविंग के रूप में चला गया। और ये अब ये देखिए जब सेकेंड राउंड में हम देख रहे हैं तो सेकेंड राउंड में हमने देखा कि 640 रुपए हमारा ये हो गया, पुनः जो ऑनर है या प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विस का पुनः वो 640 रुपए को खर्च करता है। तो तीसरे स्टेज में जाकर के पुनः ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाता है और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे पुनः 80% कंज्यूम किया जाता है और 20% सेव किया जाता है और ये प्रक्रिया आगे तक चलते रहती है। और ये प्रक्रिया कब तक चलती रहती है, जब तक कि ये 1000 हमारा जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये हमारे डेलेस के इक्वल नहीं हो जाता है। जब यहाँ हमारा 1000 हमको मिल जाता है सेविंग के रूप में भी 1000 हम लीकेजेस के रूप में इकोनॉमी से निकाल लेते हैं तो ये हमारी प्रक्रिया रुक जाती है। और आप देखिए 1000 का जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारे टोटल इनकम में जो परिवर्तन लाया है, कितना लाया है, 5000 रुपीज का। और 5000 रुपीज ये जो है ये दो पार्ट में जो बट रहा है, विभाजित हो रहा है। कंजम्पशन एक्सपेंसेस के रूप में हम 4000 रुपीज खर्च कर रहे हैं एंड 1000 रुपीज हम लोग सेविंग के रूप में रखते हैं इकोनॉमी में। और हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, 1000 रुपीज। तो आपको पता है ना कि हमारा इक्विलिब्रियम वहीं डिटरमाइन होता है जहाँ की इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपको इक्वल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम की स्थिति क्या होती है, एस्टेब्लिश्ड रहती है और हमारा मल्टीप्लायर भी मैकेनिज्म जो है वो प्रॉपर वे में वर्क करते रहता है। और हमारे इनकम में कितनी वृद्धि होगी ये तो हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये जो है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे डिपेंड करता है। चलिए अब हम इसे देख लेते हैं कि एग्जाम में हम कैसे इस टेबल का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ताकि हमें पूरी की पूरी मार्क्स अच्छे तरीके से मिल जाए। देखिए राउंड 1 को हम एक्सप्लेन करेंगे कि राउंड 1 में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वी स्टार्ट विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़। हम लोग क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं 1000 करोड़ रुपीज के इन्वेस्टमेंट के साथ। ये क्या किया है, इट विल रेज द इनकम ऑफ प्रोड्यूसर्स बाय 1000 करोड़। इसने क्या किया, जो प्रोड्यूसर्स थे उनके इनकम को 1000 करोड़ रुपीज से बढ़ा दिया। राउंड 2 में चलिए, ये राउंड 2 में अब हम देखते हैं कि जो एमपीसी चूंकि 0.8 दिया हुआ है तो हमारा जो गुड्स का ऑनर था उसने क्या किया, 800 रुपीज, 0.8 का मतलब 80% होता है, 800 करोड़ रुपीज पुनः वो खर्च किया। और ये 800 करोड़ रुपीज जो था नेक्स्ट स्टेज के लिए जा करके ये प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के रूप में वर्क करता है। तो ये जो है 800 करोड़ रुपीज, इट विल रेज द इनकम ऑफ प्रोड्यूसर्स बाय 800 करोड़ एंड टोटल इंक्रीज इन इनकम। देखिए जब हम राउंड 2 के एंड में रहते हैं तो जो टोटल इंक्रीज हो जाता है इनकम में वो लगभग 1000 प्लस 800 यानी कि 1800 करोड़ रुपीज की टोटल इंक्रीजमेंट राउंड 2 के अंत तक हो गई रहती है। तो 1800 करोड़ रुपीज जो वृद्धि हुआ ये किसके कारण से हो रहा है, मल्टीप्लायर के इफेक्ट के कारण हो रहा है। चलिए अब देखते हैं राउंड 3 में क्या हो रहा है। तो राउंड 3 में देखिए
यहाँ MPC का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, हम पहले ही मान लिए हैं कि MPC जो है ये 0.8 पे कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए 800 रुपीज़ का हमने 80% वहाँ रखा था, तो 640 रुपीज़ यहाँ आया था इनिशियल डिपॉजिट के रूप में। ये भी 640 रुपीज़ हम जो खर्च किए वो गुड्स पे खर्च करेंगे, तो जो भी गुड्स के ऑनर होंगे उनको उतनी इनकम की प्राप्ति होगी, और ये 640 रुपये उनको इनकम की प्राप्ति हुई। इस 640 रुपये का 80% तो क्या करेंगे, पुनः वो खर्च कर देंगे और 20% सेविंग के रूप में रखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि राउंड थर्ड के अंत में जो टोटल इंक्रीज इन इनकम होता है 1000 प्लस 800 प्लस 640, ये देखिए 1000 प्लस 800 प्लस 640, इसको ऐड करते हैं तो 2440 करोड़ रुपीस का इनकम में परिवर्तन हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये क्रम जो है चलते रहता है राउंड आफ्टर राउंड, बट इंक्रीजिंग इन एब्सोल्यूट टर्म्स विल गो ऑन बिकमिंग स्मॉलर। लेकिन एवरी टर्म में, एवरी राउंड के बाद हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा इनकम में वृद्धि हो रहा है वो क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, स्मॉलर। ये देखिए ये क्या होते जा रहा है, स्मॉलर विथ एवरी सक्सेसिव राउंड। जो भी हमारे इनकम में परिवर्तन हो रहा है, जैसे हम एक राउंड से दूसरे राउंड में पहुंचते हैं, परिवर्तन की दर जो होती है या जो परिवर्तन की जो मात्रा होती है वो कम होते जाती है। चलिए लास्टली हम लोग क्या देखते हैं कि दिस इंक्रीज इन इनकम विल स्टॉप राइजिंग व्हेन इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग, दैट इज 1000 करोड़ या इक्वल टू 1000 करोड़ रुपीस। यहाँ आकर के हमारा जो है ये पूरा राउंड समाप्त हो जाता है, और इस प्रकार से हम लोग वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन करने में सफल होते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न को ले लेते हैं, क्वेश्चंस को ले लेते हैं, और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे अपने नॉलेज का टेस्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर के बारे में देखते हैं। ये लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है? हाँ, हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि जो भी हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन उसका दोनों ही होता है। लेकिन जो लीकेजेस जो हो जाता है वो हमारे मल्टीप्लायर इफेक्ट को प्रॉपर वे में काम करने से क्या करता है, प्रतिबंधित करता है, रोकता है। जैसे हमने यहाँ अपने एग्जांपल में लिया था कि 1000 करोड़ रुपीज हम लोगों ने इकोनॉमी में एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में डाला। 1000 करोड़ रुपीज जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूसर्स थे उनको वो प्राप्त हो गया एज ए चेंज इन इनकम के रूप में। जब उनके चेंज इन इनकम के रूप में 1000 रुपीज उन्हें जब प्राप्त हुआ तो वो क्या करते हैं, चूंकि एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है, 80% फिक्स है, 80% उसका वो लोग कंज्यूम करते हैं और 20% सेविंग के रूप में डाल देते हैं। यानी कि 20% जो सेविंग के रूप में, अब देखिए 1000 रुपीज का 80% 800 हो गया, 20% 200 रुपीज हो गया। यानी कि सर्कुलेशन से 200 रुपए हमारे क्या हो गए, इकोनॉमी से बाहर हो गए। ये अगर 200 रुपए भी ये अगर रहता तो हमारी इकोनॉमी की जो साइज होती और ज्यादा क्या होती, एक्सपेंड करती, बढ़ती। लेकिन ये 200 रुपए लीकेजेस के रूप में सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है, और ये केवल सेविंग ही नहीं लीकेजेस के रूप में होता है मल्टीप्लायर का, बल्कि यदि हम लोग पास्ट डेट, पीछे में हम लोग कोई लोन वगैरह लिए हुए हैं उसका रिपेमेंट करते हैं तो वो भी लीकेजेस के रूप में समझा जाता है। ये जो लोन है, ये पास्ट लोन्स हैं, ये भी मल्टीप्लायर इफेक्ट में लीकेजेस के रूप में समझा जाता है। ये पेमेंट टुवर्ड्स पास्ट डेट्स या परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग वेल्थ, जैसे मान लीजिए कोई पुरानी संपत्ति है जिसका प्रोडक्शन इस साल में रनिंग ईयर में नहीं हुआ है, पहले की पुरानी सामान है उसको हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो ये भी एक लीकेजेस के रूप में होता है। हम विदेशों से कोई वस्तुओं को आयात करते हैं, वस्तुओं या सेवाओं का हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक क्या होता है, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म में लीकेजेस के रूप में समझा जाता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर, तो आपको वहां बताना होगा कि पास्ट डेट्स का पेमेंट्स करना, परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग वेल्थ है। परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग वेल्थ हमने बताया कि परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग वेल्थ में
वो सारे गुड्स आते हैं जिनका की प्रोडक्शन ये रनिंग ईयर में या करंट इकोनॉमिक ईयर में नहीं हुआ होता है, बल्कि पहले हुआ होता है। यानी कि सेकेंड हैंड गुड्स हो गया या पुरानी जो वस्तुएं हैं, अगर उसका हम खरीद या बिक्री करते हैं तो उस लीकेजेस के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं तो भी हमारी जो इनकम होती है वो क्या चली जाती है, दूसरे देशों में चली जाती है, तो हमारी इकोनॉमी के साइज को बढ़ाती नहीं है, इसलिए उसको भी लीकेजेस माना जाता है। सेविंग है, ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं, लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यूजेस ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर के यूजेस क्या है, हम लोग किस लिए मल्टीप्लायर को पढ़ते हैं। ये देखिए, फर्स्ट जो है, मल्टीप्लायर हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है हमें ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट का कितना महत्व है। हमें यदि नेक्स्ट स्टेज में यदि आय का स्तर बढ़ाना हो, रोजगार का स्तर बढ़ाना हो, तो इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ाना ही बढ़ाना होगा। ये चीज का नॉलेज हमें मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट से ही पता चलता है। इट आल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग द इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये हमें मदद करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या लाने में, इक्वलिटी एस्टेब्लिश करने में भी। इट हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार की को जो नीतियां बनानी होती हैं, नीति निर्माण में भी, सरकार के नीति निर्माण में भी जो हमारा मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है वो हेल्प करता है। एंड लास्टली वी आर एबल टू से दैट इट हेल्प्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी को कम करने में और फुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करने में भी क्या करता है, मदद करता है। ये जो सारे हमारे हैं मल्टीप्लायर के यूजेज हैं। चलिए मल्टीप्लायर के हम लोग मैकेनिज्म को डायग्रामेटिक भी देखते हैं। वहां डायग्रामेटिक देखने से आपको इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम एक डायग्राम को लेते हैं। देखिए ये डायग्राम हमारा आ गया मल्टीप्लायर मैकेनिज्म का। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी इस डायग्राम से भली भांति वाकिफ होंगे। एक्स एक्सिस पे हम लोग इनकम को दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे हमारा जो होता है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। ये हमारा देखिए फर्स्ट ये सीसी कर्व जो है कंजम्पशन कर्व है। यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट कर्व को ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर्व हमारा हम जानते हैं कि ये क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है और शॉर्ट टर्म में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। अब देखिए एडी जो हमारा इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में जो डिटरमाइन होता है, इस ई पॉइंट पे डिटरमाइन होता है। कहाँ डिटरमाइन होता है, इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है। और ये जो हमारा इनकम कर्व जो 45 डिग्री एंगल में आता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एएस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एएस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमारा इनकम कर्व है, ये इनकम कर्व जो है हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है, एएस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि हमने जेड के द्वारा दिखाया है। और ये जो है ये क्या है चीज है, ये जो है एडी कर्व है। तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कहाँ डिटरमाइन होता है, उसी पॉइंट पर डिटरमाइन होता है जहां की हमारा एडी और एएस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो जाता है। चलिए हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो मान लीजिए इन्वेस्टमेंट जो कर्व होगा, ये इन्वेस्टमेंट कर्व की हम बात कर रहे थे। देखिए यहाँ ड्रॉ करने में हमने कुछ गलती कर दी, इसलिए इसको हमने रेज किया और फिर से मैं एक पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल ये जो इन्वेस्टमेंट कर्व होता है, हालांकि इसको यहाँ दिखाना कोई जरूरी नहीं है। अभी ये मत बोलिएगा कि टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, ये केवल समझाने के लिए आपको बताया मैंने। तो ये सी और आई, जब सी और आई ऐड होते हैं तो एडी हो जाता है। ये देखिए यहाँ एडी सी प्लस आई, तो ये ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा लेवल ऑफ इनकम इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी में डिटरमाइन होता है, ओ वाई वन इनकम लेवल ऑफ इनकम की डिटर्मिनेशन होती है, या ओ वाई वन मात्रा पे एम्प्लॉयमेंट का भी डिटर्मिनेशन या आउटपुट का डिटर्मिनेशन हमारे इकोनॉमी में हो रहा है। यहाँ देखिए के को भी हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि के इक्वल टू डेल वाई बाई डेल आई है। इस डायग्राम में हमने ये मान करके चला है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो वैल्यू है 0.5 है। ठीक है, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू 0.5 यहाँ हमने इस डायग्राम में लिया है। अब देखिए
0.5 हमने जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को लिया है, तो जो इन्वेस्टमेंट में जो वृद्धि होगा, जो इन्वेस्टमेंट में जो वृद्धि होगा, तो वो टोटल इनकम में कितना वृद्धि करेगा? 2 गुना, 2 टाइम्स वृद्धि करेगा। ठीक है ना? तो ये देखिए, हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ ई पर एस्टेब्लिश्ड है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट सोच रही है कि हमें रोजगार के स्तर को बढ़ाना है, इकोनॉमी में रोजगार के स्तर को या इनकम के स्तर को बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट किसी पर भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है। तो जब वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है, तो मान लीजिए ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व जो था, ये C+II के रूप में आ गया। कौन, ये कंजम्पशन तो हमारा उतना ही रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं, जैसे हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो न्यू जो एडी कर्व हो जाता है, इसको हम लोग ये देखिए C+II जो है ना, इसको कह सकते हैं कि एडी डैश कर्व। ये कौन सा कर्व होगा? एडी डैश डैश कर्व होगा। ये कौन सा कर्व होगा? एडी डैश डैश कर्व होगा। ये हमें मिलती है। और ये जो कर्व होती है, ये जो कर्व है, एफ पॉइंट पे एस कर्व को कट कर रही है। किस पॉइंट पे? एफ पॉइंट पे। अभी एफ जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? एफ पॉइंट है। एफ जो पॉइंट है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट को बता रहा है। अब यहाँ से जब हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये एक एक्सिस पे आके OY2 पे कट रहा है, यानी कि हमारा इनकम जो है OY1 से बढ़ करके OY2 हो गया। हमने इन्वेस्टमेंट में कितना वृद्धि किया है? डेल वाई के बराबर। ये देखिए, डेल वाई के बराबर हमने इन्वेस्टमेंट में वृद्धि किया। ये जो हमारा डिस्टेंस, अब देख लीजिए यहाँ EH डिस्टेंस, डेल आई के बराबर हमने वृद्धि किया, यानी कि जो हमारा डेल आई है, ये डेल आई जो है, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है, किसके इक्वल है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है, ये EH के इक्वल हो रहा है। किसके इक्वल हो रहा है? EH के इक्वल हो रहा है। और इसका रिजल्ट जो हो रहा है कि EH में जब हमने वृद्धि किया, तो हमारे इनकम में देख लीजिए वृद्धि कितना हुआ है। इनकम में, इसके परिणाम स्वरूप जो हमारे इनकम में वृद्धि हुआ है, वो क्या हुआ है? डेल वाई के बराबर हो रहा है। ये डेल वाई के बराबर में, आप डिस्टेंस देखिए, जो ये डिस्टेंस को मेजर करिए डेल वाई के और डेल आई के, तो ये डेल आई का 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ डेल आई इक्वल टू डेल आई। आप ये डिस्टेंस को भी डायग्राम में आप देखिएगा, ये लगभग लगभग 2 गुना डिस्टेंस आपको दिखाई देगा। यानी कि जो हमारे इनकम में परिवर्तन हुआ, 2 टाइम्स हुआ हमारे इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन का। चूंकि यहाँ हमने MPC 0.5 लिए हुए हैं, इसके कारण से हमारे इनकम में जो परिवर्तन हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है। Now we are moving towards to know about our knowledge. It means we are going to test of our knowledge. First, we have need to take one questions in the form of, given that the value of marginal propensity to consume is double the value of marginal propensity to save. Find the value of multiplier. देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि marginal propensity to consume जो है, वो डबल है किसके? MPS के डबल है। तो आप मल्टीप्लायर का वैल्यू बताइए। इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए इसे देखते हैं। हम इसका सॉल्यूशन भी ले लेते हैं। देखिए, और सॉल्यूशन लेकर के आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सॉल्यूशन में हमारा क्या चीज मिलता है। ये देखिए, वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं कि MPS और MPC दोनों का टोटल जो होता है 1 के इक्वल होता है। MPC प्लस MPS आप जान रहे हैं ना कि 1 के इक्वल होता है। अब देखिए, हम MPC को क्या कर रहे हैं, MPC के साइड को चेंज कर रहे हैं, राइट साइड में लेके जा रहे हैं। इधर ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कि MPS इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस MPC। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज में MPC जो होता है इक्वल है 2 इंटू MPS के, एक क्वेश्चन के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। अब देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डबल द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो MPC को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया MPS का। अब देखिए MPS का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने इक्वेशन 1 में हमने ऑब्टेंड कर लिया है।
तो अब इक्वेशन 1 से हम यहाँ एमपीएस का वैल्यू पुट करते हैं। एमपीएस इक्वल टू हमने क्या प्राप्त किया, 1 माइनस एमपीसी। अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एमपीसी इक्वल टू, ये देखिए अब हम करेंगे तो 2 इंटू 1 होगा, 2 माइनस 2 एमपीसी होगा ना। अब ये माइनस 2 एमपीसी जब होगा तो ये माइनस 2 एमपीसी को हम लोग एमपीसी के साइड में लेके जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं अपने इक्वेशन को एमपीसी प्लस 2 एमपीसी इक्वल टू 2, क्योंकि हमने ये 2 एमपीसी माइनस 2 एमपीसी जो हमारा आया है इसका हमने साइड चेंज कर दिया है और राइट साइड लेके गए हम, इधर ये माइनस से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इस प्रकार से 1 एमपीसी पहले से है, 2 एमपीसी और आ गया, टोटल हमारा 3 एमपीसी हो गया। 3 एमपीसी इक्वल टू 2 हो गया, या एमपीसी इक्वल टू 2/3, हमारा एमपीसी का वैल्यू हमारा 2/3 मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करना है। हम लोग ये जानते हैं कि मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी होता है। एमपीसी का वैल्यू हमारा मिला हुआ है, एमपीसी के वैल्यू को हम लोग पुट करके इसको सॉल्व कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है मल्टीप्लायर का वैल्यू 3 आता है। यही हमारा 3 जो है आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए 3 नंबर का होता है। अगर ऐसे आप सॉल्व करते हैं तो 3 में 3 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, if the marginal propensity to save if the marginal propensity to save is 20% and is constant at all levels of, and the autonomous consumption is 100 crore, construct consumption function of the given hypothetical economy। यहाँ देखिए यहाँ क्या कर रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोल रहा है कि 20% है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 20% है, ये कांस्टेंट है ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, आय के सभी स्तर पे। ऑटोनोमस कंजम्पशन भी 100 करोड़ दे दिया गया है, ऑटोनोमस कंजम्पशन भी दे दिया गया है 100 करोड़। तो आपको कह रहा है कि कंजम्पशन फंक्शन, आप कंजम्पशन फंक्शंस का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसको याद करिए किस रूप में होता है। तो कंजम्पशन फंक्शन आपका क्या होता है, इक्वेशन उसका क्या होता है, ए प्लस बी वाई। ए प्लस बी वाई होता है कि नहीं होता है, यानी कि ए प्लस बी वाई को आपको कैलकुलेट करना है। ए का वैल्यू यहाँ 100 करोड़ दिया हुआ है, यहाँ एमपीसी नहीं दिया है, एमपीएस दिया हुआ है। तो एमपीएस दिया हुआ है तो एमपीसी को आप आसानी से पता कर सकते हैं। ये देखिए ये रिलेशन हम लोग अभी पढ़े थे, एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 1। तो 1 में से हम एमपीएस को घटा देंगे, तो 1 में से 20% को घटाएंगे यानी कि 80%, यानी कि एमपीसी हमारा जो है 0.8 है। तो हम आसानी से इसको डिराइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए कैसे डिराइव किया गया है। Given that MPS is equal to 20%, means 20 by 100 is equal to 0.2, hence MPC is equal to 1 minus MPC equal to 1 minus 0.2 equal to 0.8. Again, given that autonomous consumption is equal to 100 crore, resultant, इसके अभी ये सब सारी चीजें जब हमें मिल गया तो हम लिख सकते हैं corresponding consumption function इसके क्या होगा, a प्लस बी वाई है जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ हमने a का वैल्यू 100 पुट कर दिया, b का वैल्यू हमको मिल लिया 0.8 और y जो हमारा नेशनल इनकम है रख दिए, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये भी 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग अक्सर गलत कर देते हैं नहीं समझ पाने के चलते। चलिए एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग लेते हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, 3rd नंबर क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी an increase in investment leads to an increase in national income 4 times more than the increase in investment, calculate MPC। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक हम अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक मात्रा में 1 यूनिट में हम इन्वेस्टमेंट में वृद्धि कर रहे हैं, तो जो नेशनल इनकम में वृद्धि हो रहा है 4 टाइम्स मोर हो रहा है। मतलब कि हमने 1 टाइम्स इन्वेस्टमेंट में वृद्धि किया, लेकिन नेशनल इनकम में कितना वृद्धि हो रहा है, जो हमने इन्वेस्टमेंट में वृद्धि किया उससे 4 गुना ज्यादा, यानी कि 1 टाइम्स तो ऐसे है ही और प्लस 4 टाइम्स, यानी कि टोटल जो हमारे नेशनल इनकम में वृद्धि हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 टाइम्स हो रहा है। यहाँ ये चीज आपको ध्यान देना होगा, आप 4 टाइम्स पे नहीं चलिएगा। तो जब हमारे नेशनल इनकम में 5 टाइम्स वृद्धि हो रहा है, तो 5 टाइम्स वृद्धि होना ये किस चीज को बता रहा है, मल्टीप्लायर को बता रहा है। करेक्ट, आप सही पकड़े। तो के का वैल्यू हमारा यहाँ क्या मिल जाएगा,
के का वैल्यू 5 हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हमने दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज 4 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ आप क्वेश्चन नहीं समझने के चलते आप लोग अक्सर इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। इसका मतलब ये है इट मीन्स टोटल इंक्रीज इन इनकम 1 + 4 = 5 टाइम्स, हेंस वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या है 5 है। अगेन वी नो दैट k = 1/1 माइनस MPC, ये हम जान रहे हैं। तब k का वैल्यू यहाँ हमारा 5 मिल गया है, 5 हमने पुट कर दिया, 5 पुट करके हमने इस इक्वेशन को क्या किया सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमारा जो MPC है वो 0.8 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। कभी कभी इसी क्वेश्चन को आपसे रिवर्स करके बोल दिया जाता है कि आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं निकालिए, आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालिए। तो जैसे हमारा MPC आ जाता है तो ये आइडेंटिटी हमें याद है कि MPC और MPS का जो 1 है, तो किसी को भी हम आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज की क्लास के अंतिम पड़ाव में पहुंचते हैं, और आज की वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। इसको जल्द से जल्द मैं भी ख़त्म करने का प्रयास करूंगा, लेकिन एक बार मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जो भी टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, उनका एक बार हम लोग रिवीजन करते चले ताकि हम लोग इसे भूलें नहीं और ये हमारे मेमोरी में हमेशा बने रहे। इसी के बेसिस पे हम आगे का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और जो करेंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये लेसन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि इससे कुल 12 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और पूछे जाते हैं। सो बहुत ही केयरफुल रहना है, और इसे बार बार हमें क्या करना होगा रिवाइज करते रहना है, दोहराते रहना है। इसी कारण से हमने यहाँ बेसिक टर्म्स को एक बार रिवाइज करने का निर्णय लिया है। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन 1 नंबर में आता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम इज नोन एज द कंजम्पशन फंक्शन। नेक्स्ट देखिए ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन को डिफाइन करने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द minimum level of consumption or a spending that must take place even if a consumer has no disposable income। मतलब यदि उपभोक्ता के पास कोई व्यय करने लायक आय नहीं हो तो भी वो कुछ न कुछ खर्च करते रहता है। सच एज स्पेंडिंग फॉर बेसिक नेसेसिटीज। ये इस प्रकार का खर्च किस लिए किया जाता है? अपने मौलिक आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार ये ऑटोनोमस कंजम्पशन उनके बोर्ड या प्री बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलिए देखिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। ये आय के मात्रा से, आय के स्तर से क्या होता है स्वतंत्र होता है, उसे हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? द रेशियो ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू इनकम। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो होता है उसको हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, इसको हम लोग MPC बोलते हैं। और नेक्स्ट देखिए क्या है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। द रेशियो ऑफ द सेविंग टू इनकम इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एंड नेक्स्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, दिस इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एंड नेक्स्ट देखिए हमारा मल्टीप्लायर जिसको हम लोग अभी पढ़े हैं, रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसको K से डिनोट करते हैं। और K इक्वल टू जो होता है डेल वाई बाई डेल आई। और आगे यदि और हम एक्सपेंड करते हैं तो लिखते हैं कि K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। इस प्रकार से हम लोगों ने सारे बेसिक जो टर्म्स हैं इसको एक बार दोहरा लिए हम लोग। इससे आप लोगों को एकदम बिल्कुल परफेक्टली बट्टी मार करके रखना होगा, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चंस इसमें से जरूर पूछे जाते हैं। आगे देखिए मैं आ गया, मेरा ये आ गया, मेरा इंट्रो आ गया। अब आगे अगर आप लोग की आज की कक्षा अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आगे की क्लास में हम लोग इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।